तो आप सभी लोग तो देख चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। यानी आज का टॉपिक हम लोगों का मादा जनन तंत्र रहने वाला है और मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में और यहाँ से सवाल भी बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम यही देखेंगे कि यहाँ से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं जी। फिर उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे और फिर आपसे लास्ट में इन सभी सवालों का जवाब भी आपसे ही लेने वाले हैं जी। ठीक है, चलिए हमारे सामने पहला सवाल आ चुका है, ये लीजिए। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा है। फिर आज एक केवीएस में पूछा है जी, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। यानी इन सभी सवालों का देख सकते हैं, टीजीटी में पूछा है, एसएससी 2020 में पूछा है, ये देखिए 2021 में पूछा है और ये आपको ग्रुप डी 2022 में पूछा है। यानी इन सभी सवालों का जवाब वीडियो के अंत में आप सभी लोग से हम पूछने वाले हैं और मजा आएगा इस टॉपिक में। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो टीचर उस टाइम ये बताकर टाल देते थे कि इस टॉपिक को आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को आज बिल्कुल कराने वाला हूं और मजे के साथ मजा भी आएगा पढ़ने में। चलिए पेन कलर चूज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले लीजिए, रेड। चलिए ये देखो छोटका सा चूजवा देख रहा है, ये चूजा अंडे से बाहर निकल के देख रहा है, देख रहा है ना कैसे अंडे से बाहर निकल के देख रहा है देखो बेबी, आंख दिखा रहा है, आंख दिखा रहा है जी। चलिए अब हम देखेंगे प्रजनन तंत्र। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। अपने जैसे संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। अब मान लो आदमी है तो आदमी के बच्चा को पैदा करेगा ना जी। अब ऐसा थोड़ी है कि बकरी आदमी को पैदा कर देगा, शेर बिलार को पैदा कर देगा, ऐसा नहीं है। यानी अपने जैसे संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। अंगों के वैसे समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। और जो मानव होता है, मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं। मानव कैसी प्राणी होते हैं जी? एक लिंगी प्राणी होते हैं, जिसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल को इंग्लिश में नर कहते हैं और फीमेल को मादा कहते हैं। नर नर यानी मेल का मतलब नर और फीमेल का मतलब मादा। जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। जैसे हम लोग पुरुष है जी, हम लोग पुरुष है यानी मेल है, और हम लोग शुक्राणु उत्पन्न करते हैं तो हम लोग नर कहलाएंगे। यानी जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं नर कहलाते हैं और जो जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं मादा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? मादा कहलाते हैं। जैसे हम लोग है ना, तो हम लोग जरायुज है। क्या है जी? जरायुज है। जरायुज का अर्थ ये होता है कि डायरेक्ट शिशु को जन्म देना। ऐसा थोड़ी होता है जी कि महिलाएं पहले अंडा देती है और अंडा देने के बाद सेवन करती है। नो नो नो, ये नहीं होता है जी, अंडीज नहीं होता है। मानव जो होता है जरायुज प्राणी है, ये डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, ना कि पहले अंडा देता है। और जो पक्षी होती है वो अंड्यूज होती है, वो अंड्यूज होती है। यानी पहले अंडा को जन्म, अंडा देगी, फिर उस अंडा को सेवन होगा और फिर अंडा फूटेगा तो ये चूजवा बाहर निकलेगा जी, ये चूजा बाहर निकलेगा। तो हमारे कहने का मतलब कि मानो जो जरायुज प्राणी है ये डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, बाकी जो पक्षी मुर्गा मुर्गी जो होती है ये आपको अंडीज प्राणी है। अंडीज यानी पहले अंडा उसके बाद शिशु इस दुनिया में पैर हाथ पटकते रोते गाते 9 महीना बाद आते हैं। क्या? चलिए आगे आते हैं। अब यहां पे आते हैं जी, यहां देखना जो मेल होते हैं, मेल यानी नर, मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा। तो मेल से क्या निकलता है? मेल से स्पर्म निकलता है यानी शुक्राणु निकलते हैं, और फीमेल से क्या निकलता है जी? अंडाणु निकलता है, ये अंडाणु। और इन दोनों को ही क्या कहते हैं?
युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? युग्मक कहते हैं। ठीक है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलन होती है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं जी। यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलना क्या कहलाता है जी? निषेचन। निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और उसी निषेचन की क्रिया के दौरान जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जाइगोट का निर्माण होता है तो उसी जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण के निर्माण के बाद हमारा फिटस के निर्माण होगा और उसके बाद 9 महीना बाद हाथ पैर पटकते रोते गाते इस दुनिया में एक छोटा सा नन्हा सा बालक आता है जी। अब समझ सकते हो ये कैसे निर्माण होते हैं। यानी ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु और ये हमारा अंडाणु जब आपस में मिले तो मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण किए और यही जाइगोट से भ्रूण का निर्माण, भ्रूण से फिटस और फिटस से बबुआ तो बाहर आएगा और रोते हुए आता है जी। चलिए अब हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी। हाँ जी, यौनारंभ क्या है? ये यौनारंभ क्या है? तो यौनारंभ एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या जी? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो प्रजननी अंग होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाते हैं, यानी वो प्रजनन के लिए काबिल हो जाते हैं। यही तो यौनारंभ होता है। यहीं से शुरुआत होती है। जब कोई लड़का या जब कोई लड़की जब 12 से 13 साल की एज में लड़के में फर्स्ट बार जब शुक्राणु बनते हैं तो यहीं से उनका प्रजननी अंग क्या हो गया? काबिल हो गया। प्रजननी अंग क्या हो गया? काबिल हो गया। जब 12 से 13 साल की एज में जब लड़की का फर्स्ट पीरियड आता है, यानी जब फर्स्ट बार मासिक चक्र यानी आते हैं तो ये क्या होते हैं जी? हमारा यौनारंभ की शुरुआत होती है। क्या होता है? यौनारंभ की शुरुआत होती है। ठीक है। तो ये सवाल यहां से पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है कि जो फीमेल है यानी जो महिलाएं हैं कितने साल के उम्र में यौनारंभ की शुरुआत होती है? तो हमारा एज होने वाला है 10 से 13 साल की उम्र में फर्स्ट बार पीरियड्स आते हैं उनको और वहीं से क्या होता है जी? उनका प्रजननी अंग काबिल हो जाता है, विकसित हो जाते हैं। और वही मेल की बात कर ले तो मेल में 12 से 14 ईयर्स के बाद जो लड़के होते हैं उनका पंख जाम जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है। यही बहुत सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं जी। चलिए आगे आ जाओ। और ये देखिए, ये जो हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ये डायग्राम है जी उनका। ठीक है। अब यहां समझने वाले हैं, ये देखिए ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है और ये जो आगे नली से दिखाई दे रही है नली, ये नली है जी मूत्र मार्ग। और यहां इसे हम कहते हैं वेजाइना। वजाइना कहते हैं, वजाइना कहते हैं, जो मसलेदार होता है। ठीक है। और ये आगे की तरफ ये गर्भाशय में जाके खुलता है, ये एक बाहर खुलता है और इसका पीछे वाला हिस्सा गर्भाशय में खुलता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारे गर्भाशय ग्रीवा है। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। और जहां पे बच्चे का पालन पोषण होता है, जहां बच्चा पूर्ण रूप से विकसित करता है, तो यही हमारा क्या जी? जहां पे शिशु रहता है ये हमारा यूट्रस यानी गर्भाशय। और गर्भाशय से एक इधर और एक इधर दो ट्यूब होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी कहते हैं। एक किधर होती है और एक किधर होती है। अंडवाहिनी जो कि ओवम से जुड़ी होती है, यानी ये आपका ओवरी से जुड़ी होती है, अंडाणु से जुड़ी होती है, अंडाशय से जुड़ी होती है। कहां से? अंडाशय से जुड़ी होती है। अब हमारा यहां से सवाल पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं, कितने ओवरी होता है जी? तो 2 होते हैं, 1 और 2। ओवरी की संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसी ओवरी से, इसी अंडाशय से हमारा अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है जी? अंडाणु निकलता है। इसी ओवरी से यानी इसी अंडाशय से हमारे अंडाणु बाहर निकलते हैं और यहाँ पे एक पतली पतली सी झिल्ली दिखाई देती है जिसे फिम्ब्रिम कहते हैं। और ये फिम्ब्रिम क्या करता है? इस अंडाणु को पकड़ लेता है और पकड़ के फैलोपियन ट्यूब में लेके जाता है। जब उस दौरान
कोई संभोग करता है, संबंध बनाता है, तो उस दौरान यहां से इस रास्ते से शुक्राणु आएगा और शुक्राणु ऐसे गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और यहाँ पे दोनों का मिलन होते हैं। जैसे ही मिलन होगा तो मिलन होने के बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी और संपन्न, तो उसी को क्या कहते हैं जी, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने को ही निषेचन की क्रिया कहते हैं। अब सवाल पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अब इन सभी को हम बारी बारी से विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ओवरी क्या है यानी अंडाशय क्या है जी। तो ये जो हमारा अंडाशय है, ये अंडाशय महिलाओं में कितने अंडाशय पाए, 2, इनकी संख्या क्या होती है, 2 संख्या होती है। और इसी अंडाशय से हमारा ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, अंडाणु का निर्माण होता है। और मादा जनन तंत्र में चलिए आते देखते हैं, यहां से 2 हार्मोन सर्वाइट होते हैं जी। कितने हार्मोन, 2 हार्मोन सर्वाइट होते हैं। आ जाइए विस्तार से एक को देखते हैं। ये हमारा मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र है, ये हमारा ओवरी है जी। ओवरी की संख्या क्या, 2 होती है, यानी फीमेल में ओवरी की संख्या जो होती है 2 होती है। ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, हमने देखा। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने ओवम यानी अंडाणु का निर्माण किया जाता है और इसी अंडाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन सर्वाइट होता है। और ये बहुत फेमस सवाल है। अब ये दोनों हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन बहुत फेमस सवाल है जो यहां से पूछा जाता है। पूछ देगा इनमें से कौन मादा, इनमें से, हाँ पूछेगा आपको कि इनमें से कौन मादा जनन तंत्र से संबंधित यानी अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है जी। इनमें से कौन अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन जो कि फेमस है। इन दोनों का कार्य पढ़ेंगे, इनका काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम क्या है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए एस्ट्रोजन को देखेंगे और ये कहां से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है। पहला यही पूछा जाता है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है जी, एस्ट्रोजन है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है। याद रखना प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषता का विकास, इनमें स्तनों का विकास होता है, यानी जो महिलाओं की स्तन होती है उस स्तन का विकास किस हार्मोन के अंतर्गत होता है, पूछा जाता है कि महिलाओं का जो स्तन होता है उस स्तन का विकास किस हार्मोन के अंतर्गत होता है, तो याद रखना एस्ट्रोजन हार्मोन के अंतर्गत महिलाओं के स्तनों का विकास, अंडाशय की वृद्धि, मासिक धर्म चक्र का नियमन और योनि का विकास आदि शामिल है। ये सब हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन के अंतर्गत हो रहे हैं और यहीं से सवाल पूछा जाता है, यहीं से उठा लिया जाएगा, यहीं से आपको सवाल उठा लिया जाएगा। अब आ जाओ प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, स्त्रियों के शरीरों को गर्भ धारण के लिए तैयार करना। सवाल पूछा गया सवाल है, ऐसा ही में पूछा गया सवाल है, यही से पूछा था जी कि स्त्रियों को गर्भ धारण करने वाला हार्मोन कौन सा है, स्त्रियों का गर्भ धारण करने वाला हार्मोन कौन सा है, ये ऐसा ही का सवाल पूछा गया था। तो ये हमारा कौन सा है जी, प्रोजेस्टेरॉन है। और बिल्कुल याद रखना यहीं से सवाल तो दागे जाएंगे, आप यहीं से पूछा जाता है और बिल्कुल पूछे जाएंगे। आगे आते अब देखेंगे अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब को देखेंगे जी। चलिए देखते हैं।
ये देखिए, ये तो हमारा नामांकित चित्र है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा, यही हमारा फैलोपियन ट्यूब है। और ये हमारा जो अंडाशय है, ये दोनों अंडाशय है। ये छोटकू छोटकू सा जो दिखाई दे रहा है जालीदार, ये फिम्ब्रिम है। क्या है? फिम्ब्रिम है। तो आते हैं पढ़ते हैं ये फैलोपियन ट्यूब होता क्या है। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या भी 2 होती है। जिस प्रकार आपको अंडाशय की संख्या यानी ओवरी की संख्या 2 होती है, उसी प्रकार फैलोपियन ट्यूब की भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल में लगी रहती है। हाँ जी, ये हमारा गर्भाशय है, और इस गर्भाशय के ऊपर दोनों तरफ लगी रहती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है, और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झलादार बना रहता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब का है, जो एक सिरा गर्भाशय में खुल रहा है और दूसरा सिरा जो है अंडाशय में खुल रहा है, और एकदम जलीदार नुमा होता है। इसी रचना को, जो जलीदार नुमा रहता है, उस रचना को फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फिम्बरी कहते हैं, याद रखना, फिम्बरी कहते हैं। अंडाणु यानी ओभम, अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलते हैं तब वह फिम्ब्रिम द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका से गुहा में पहुंच जाता है, और फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। मैंने आपको ये तो सवाल पहले ही बता दिया था कि जब ओवरी से ओभम निकलते हैं तो उस ओभम को फिम्ब्रिम पकड़ लेता है, और फिम्ब्रिम पकड़ने के बाद फैलोपियन ट्यूब में ले जाता है, और वहां से जाने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? गर्भाशय में चले जाते हैं जी। तो ये सवाल मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अब देखेंगे यहां पे जी, यहां देखिए, प्रजनन के दौरान सर्विक्स के स्पर्म यानी अंडाणु, नहीं, स्पर्म का मतलब शुक्राणु, स्पर्म अंदर प्रवेश करता है तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। और जब शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वहां अंडाणु रहता है जी, और अंडाणु रहता है, और जैसे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो हमारे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए, हाँ देखिए, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे निषेचन कहा जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अब देखेंगे कि ये हमारा गर्भाशय क्या है, यूट्रस क्या है जी। गर्भाशय को देखेंगे, और यही हमारा गर्भाशय है, ये वाला पार्ट्स, यही हमारा क्या है जी, गर्भाशय। ये चलिए देखिए गर्भाशय को, यह एक खोखला एवं पेशीय जनन अंग है, बिल्कुल खोखला है जी, जिसमें शिशु रहता है वो खोखला है। निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है, और यह जाइगोट यूट्रस की दीवारों से जुड़ जाता है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के दौरान जाइगोट का निर्माण होता है, और जब जाइगोट का निर्माण होता है तो ये यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवारों से क्या होती है जी, जुड़ जाती है, यानी ये दीवारें मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। यूट्रस में ही बच्चे का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का क्या होता है जी, जन्म होता है। अब ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चे का विकास कहाँ होता है? बच्चे का विकास कहाँ होता है जी? तो यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो होते हैं उनके पहुंचाने का काम भी आगे आपको बताया जाएगा कि कौन करता है। अब देखेंगे ये वजाइना क्या होती है, योनि क्या होती है जी। तो वजाइना या योनि की बात कर ले तो योनि की दीवारें पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, और दूसरा सिरा यानी एक बाहर खुलता है, और दूसरा सिरा जो होता है ये गर्भाशय की ओर खुलता है। ठीक है, दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय के ग्रीवा से जुड़ा रहता है। यह सेक्स के दौरान योनि में लिंग को प्रवेश कराने का रास्ता प्रदान करता है, और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ कैनाल का भी ये कार्य करता है।
ठीक है। चलिए, कुंवारी कन्याओं में वजाइना के मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है। जैसी जो कुंवारी लड़कियां होती है, वजाइना के मुंह पे एक पतली झिल्ली होता है, और वो पतली झिल्ली आपका वर्क करने से भी टूट सकता है, रनिंग करने से या रस्सी कूदने से, यानी आप वर्कआउट करते तो झिल्ली टूट सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में इन्हें गलत फहमी है। हमारे समाज में कहा जाता है कि जो भी कुंवारी लड़कियां संबंध बनाती है, रिलेशनशिप बनाती है, तब जाकर ये पतली झिल्ली टूटती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये आप वर्कआउट के दौरान भी ऐसा झिल्ली टूट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते। अब देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सब कुछ है कि कौन क्या है देख सकते हैं। ये हमारा डायग्राम है अंदर का, डिप्स का, उसके बाद सब लिखा गया। अब आ जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन के चरण देखेंगे, स्टेज देखेंगे कि कौन कौन सा चरण है, कौन कौन सा चरण है। उन सभी चरणों को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला है युग्मक जनन। क्या चीज? युग्मक जनन। दूसरा देखेंगे वीर्यरोपण, तीसरा निषेचन, चौथा युग्मनज निर्माण, पांचवा आरोपण और छठा गर्भकाल। इन सभी स्टेज को देखेंगे, सभी चरण को देखेंगे, और सभी चरण में क्या क्या होता है इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। और यहां पे आते हैं, ये देखिए पहला हमारा यही है जी। पहला कहता है क्या? युग्मक जनन। और युग्मक जनन में क्या होता है? युग्मक में कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण? तो कोशिका का निर्माण होता है। यानी मेल से शुक्राणु निकलते हैं और फीमेल से अंडाणु निकलते हैं। यही होता है युग्मक जनन में। और आपका वीर्यरोपण होता है, और वीर्यरोपण में शुक्राणु का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक का पहुंचाना होता है। यानी शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचाना होता है वीर्यरोपण में। ठीक है, चलिए आगे आते। और ये देखिए निषेचन। आपको हम निषेचन बता दिए, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है जी। और चौथा चरण है हमारा, चौथा हो, अच्छा तीसरा कहाँ? तीसरा पांचवा ये आरोपण। ये आरोपण क्या है जी? आरोपण प्रजनन का वह चरण है जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में स्थापित हो जाता है। यानी जैसे जाइगोट होगा, आज जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा, तो भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय के दीवारों में स्थापित हो जाता है जी। ये हमारा होते हैं आरोपण। और लास्ट में हमारा होता है गर्भकाल। क्या होता है जी? गर्भकाल होता है। अब देखो गर्भकाल में क्या होता है, लास्ट में होते हैं गर्भकाल। मादा का गर्भ धारण से लेकर शिशु को जन्म देने की अवधि को ही गर्भकाल कहा जाता है जी। मादा को क्या बोलते हैं? मादा का गर्भ धारण से लेकर जब तक शिशु इस दुनिया में नहीं आ जाता है, तब तक उस अवधि को हम क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। और ये गर्भकाल कितने महीना का होता है? 9 महीना। यानी 9 महीना बाद चुनुआ इस दुनिया में आने वाला है, हाथ गोड़ पटकते हुए और रोते हुए। अब देख सकते हो ये देखो, जाइगोट के निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण हुआ। उस भ्रूण को विकसित करते 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 एक दिन ऐसा समय आता है कि वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। यानी कितने महीना बाद? 9 महीना बाद आता है। चलिए अब देखेंगे अपरा क्या है। और अपरा का काम बहुत जबरदस्त है जी। ये जो अपरा है, ये हमारा अपरा है, प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा जो होता है, ये इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि जो भ्रूण होता है,
उस भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाना होता है। याद रखना, अप्रा का काम जो होता है भ्रूण को भ्रूण को भोजन पहुंचाना होता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। चलो देख लेते हैं। वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन पोषक तत्व पहुंचाता रहता है, जिससे भ्रूण की क्या होती है, वृद्धि होती है। अप्रा का काम होता है उस भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाना, जिससे उससे भ्रूण का क्या हो सके, वृद्धि हो सके, विकास हो सके। आगे आते हैं और ये हम पढ़ेंगे पीरियड्स, यानी पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे जी। पीरियड्स की क्या है रोल, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। वे वजाइना योनि है। दो पीरियड्स के बीच का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है। पूछा गया है कि दो पीरियड्स के बीच के समय को क्या कहा जाता है जी, तो मासिक धर्म चक्र कहलाता है। इसके समान भाग के रूप में महीने में एक बार महिला की योनि से रक्त का स्राव होता है, जिससे हम पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। यानी इस पीरियड्स का जो काल होता है 28 दिन का होता है। ये महीने में एक बार रक्त का स्राव योनि से होता है। कहां से होता है जी, योनि से होता है। प्रत्येक महिला के प्रजनन काल में 12 से 13 वर्ष से 40 से 50 वर्ष के गर्भावस्था को छोड़कर 28वें दिन की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का स्राव होता है, और ये 4-5 दिन तक रहता है। इसी को क्या कहते हैं जी, मासिक धर्म चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मासिक धर्म चक्र कहते हैं। अब देखो होता क्या, जैसे जब एक कुमारी लड़की 12-13 साल की एज में जाती है तो उससे फर्स्ट बार पीरियड आता है, और वही पीरियड धीरे 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 वही महिला बड़ी होती चली जाती है, और 45 से 50 की एज में जाती है तो उनका पीरियड्स क्या होता है, बंद हो जाते हैं जी। ठीक है, आना बंद हो जाता है। आना क्या होता है, बंद हो जाता है। और ये पीरियड्स 28वें दिन की अवधि पर योनि से ब्लड का स्राव होता है, और कम से कम ये 4 से 5 दिन रहता है। ये महिला के ऊपर डिपेंड करता है। किसी महिला में 2-3 दिन भी होता है, किसी में 7 से 8 दिन भी चला जाता है। तो चलिए बाकी पूरा डिटेल से हम लोग आगे पढ़ने वाले। यहां आ जाइए जी। ये देखिए क्या क्या होता है, यानी 1 से 5 दिन के भीतर क्या क्या होता है। 1 से 5 दिन की अवधि में क्या होता है, इसके रक्त के पहले दिन को चक्र का एक दिन माना जाता है। आपकी अवधि 6 से 8 दिनों तक भी रह सकती है, लेकिन यह औसतन 5 दिन हो सकती है। रक्त स्राव आमतौर पर पहले 2-3 दिन में सबसे ज्यादा होता है। यानी 1 से 5 दिन के दौरान क्या होता है कि पहले दिन को एक दिन कहा जाता है, उसके बाद 1-2 दिन रक्त का ज्यादा प्रवाह होता है, रक्त ज्यादा निकलते योनि से बाहर आते। और ये किसी किसी महिला में 5-6 दिन भी हो सकते हैं, किसी में 1-2 दिन भी होता है, किसी में 1-2 दिन डिपेंड करता है, और 1-2 दिन में ये ज्यादा रक्त का स्राव होता है। और छठा से 14वें दिन के दौरान क्या होता है, छठे दिन लगभग रक्त का स्राव बंद हो जाते यानी खत्म हो जाता है। तो गर्भाशय की अस्तर, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयार होना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे गर्भाशय का स्तर मोटा होता जाता है, और रक्त और पोषक तत्व में समृद्धि हो जाता है, और ये 14वें दिन बाहर आने की काम करेगा। 14वें दिन आसपास महिला के अंडा से, ओवरी से एक एक अंडा निकलता है, और फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू करता है। यदि इस समय शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में मौजूद हो तो निषेचन हो सकता है, यानी 14वें दिन की बात कर रहा। यदि महिलाएं 14वें दिन गलती से संभोग कर लेती है, रिलेशन बना लेती है, तो उसे निषेचन की संभावना हो सकती है। और ये पक्का है, 100% है कि निषेचन की क्रिया पूर्ण हो सकती है 14वें दिन। तो ऐसा गलती नहीं करना है जी कि आपको 14वें दिन रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। अब आ जाओ, ये देखेंगे 15 से 28 दिन में क्या होता है। 15 से 28वें दिन क्या होता है, तो 14 से 18 दिन तक अंडे का फर्टिलाइज होने की संभावना रहती है।
यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये आरोपण नहीं हुआ। तो हार्मोनल परिवर्तन गर्भाशय को उसके स्तर को बढ़ाने के लिए संकेत देता है और अंडा टूट जाता है और स्तर के साथ बह जाता है। इसके बाद यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है, यानी फिर से पीरियड्स आ जाते हैं। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है जी, जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये फेमस सवाल है, महिला के नसबंदी को क्या कहते हैं? महिला नसबंदी को क्या कहते हैं जी? आजकल महिला खुद को नसबंदी करवा ले रही है जी, यानी हमारी जो ओवरी से, यानी हमारे अंडाशय से जो अंडाणु निकल रहा है वही समाप्त हो जा रहा है, नसबंदी करवा दिया जा रहा है। यानी महिला नसबंदी को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। महिला नसबंदी को क्या कहते हैं जी? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल देखेंगे। ये देखो, मासिक धर्म चक्र को समझेंगे जी। ये देखो छोटू छोटू सा, छोटकू सा, ये एक लड़की है जी, ये एक नैना है। ये कौन है? नैना। नैना की उम्र 11 से 12 वर्ष हो रहा है। कितना हो रहा है? 11 से 12 वर्ष। 11 से 12 वर्ष के स्थिति में जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उसे हम कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन। ये दर्शन हो चुका है हमारा। जब फर्स्ट बार पीरियड्स आते हैं तो उसे बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं जी? रजो दर्शन। और ये प्रजनन काल, यानी 12 से 50 वर्ष की उम्र में महिला प्रजनन काल कर सकती है। यानी प्रजनन यानी जनन हो सकता है जी, अपने संतान को जन्म दे सकती है 12 से 50 वर्ष। तो पूछा जाता है कि 12 से 50 वर्ष को क्या कहते हैं? प्रजनन काल कहते हैं। और एक होता है 50 के बाद, यानी जब अंडाणु बनना समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रजोनी वृत्ति। क्या कहते हैं जी? रजोनी वृत्ति कहते हैं। चलिए यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहला है रजो दर्शन, फिर प्रजनन काल जब तक वो अपने बच्चे को, संतानों को जन्म दे सकती है, और लास्ट में रजोनी वृत्ति कहते हैं। आइए यहां पे आते हैं। अब हमारा बच्चा है, ये है देखिए जी, मासिक धर्म चक्र यानी सरगोशी। सरोगेसी क्या होता है जी? ये सरोगेसी देखिए क्या होता है। आसान शब्दों में कहे तो सरोगेसी का मतलब होता है किराए का कोख। आसान शब्दों में कहा जाए तो सरोगेसी का मतलब होता है किराए का कोख। यानी किसी महिला के शरीर से अंडाणु निकाल लिया गया और किसी पुरुष के शरीर से शुक्राणु निकाल लिया गया, और उस अंडाणु और उस शुक्राणु को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में डाल दिया गया, और वहां जो बच्चे का जन्म होगा उसी को सरोगेसी मदर कहते हैं। चलिए देखते हैं। आसान शब्दों में कहे तो सरोगेसी का मतलब किराए का कोख कहा जाता है। बच्चे पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। यानी सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है तो अपने पेट में दूसरे का बच्चा पालने वाला महिला सरोगेट मदर कहा जाता है। देख सकते हो, कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण बच्चे का विकास गर्भाशय में नहीं हो पाता है। इस स्थिति में किसी महिला तथा पुरुष द्वारा विकसित जाइगोट को अन्य महिलाओं के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसी को सरोगेसी कहा जाता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा को देखो, प्रियंका चोपड़ा अपने शरीर से अंडाणु को निकाली, उसके हस्बैंड निक जोन्स जो है उनके शरीर से शुक्राणु निकला, और उस शुक्राणु और अंडाणु मिलाने के बाद जाइगोट, और वो किसी अन्य महिला के गर्भाशय में डाल दिया गया जहां से बच्चे का क्या हो जी? जन्म हुआ। ऐसे होते हैं, और वैसे मदर को सरोगेट मदर कहते हैं जी। ठीक है, अब हमारा क्लास समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा बारी है सवालों का करने का जी। चलिए, तो आपको क्लास कैसा लगा? मजा आया ना पढ़ने में? टॉपिक पढ़ने में मजा आया ना? बिल्कुल मजा आया। तो आइए इन सवालों का आप जवाब दीजिए जी। ये क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अरे महिला में तो अंडाशय होता है जी,
महिला में गर्भाशय होता है, योनि भी होता है, जो कि शुक्रवाहिका महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया, ये आपका सवाल था। आज अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीना मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। केबीएस में पूछा है 2018 में। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए भ्रूण 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 कहाँ, हमारे गर्भाशय में होंगे जी, हमारे कहाँ होंगे, गर्भाशय में होंगे ना। तो कौन तैयार करता है, तो ये हमारा गर्भाशय, यानी भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल कह रहा है कि मानव में मादा युग्मक को क्या कहते हैं। मानव में मादा युग्मक, मादा 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 से क्या निकलता है जी, तो मादा से अंडाणु निकलते, क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं, जो कि 2021 में पूछा गया सवाल है। 4 नंबर सवालों को देखेंगे और टीजीटी में 2019 में पूछा है जी। ये कह रहा है कि मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है जी, तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले सवालों को करेंगे। 2020 में एसएससी में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जी। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका 2020 में पूछा है, तो ये शुक्राणु ओभम न्यूरॉन, तो ये होते हैं ओभम। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो है हमारा ओभम, यानी अंडाणु है जी। क्या है, अंडाणु। चलिए अगले सवालों को देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने है तो अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है, सरोगेट मदर कहलाती है। क्या कहलाती है, सरोगेट मदर कहलाती है जी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। और ये देखिए हमारा सवाल पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, 2021 में पूछा गया है। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न से बनते हैं जी। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में से बनते हैं, अंडाशय में, गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में या योनि में। तो मादा जनन कोशिकाएं का अंडे निम्न में से बनते हैं, कहां बनते हैं जी, अंडाशय में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। ये कह रहा है कि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का अस्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है। अस्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है। हम आपको बताया क्या कि जब 11 से 12 वर्ष की उम्र में जा रही है महिला, तो ये रजो दर्शन है। ये क्या है जी, रजो दर्शन है। वही महिला जब 12 से 50 वर्ष की उम्र में जा रही है, तो ये हमारा क्या है जी, और वही महिला 50 के ऊपर जा रही है, तो उसे कहते हैं रजनी वृत्त, रजोनी वृत्ति कहते हैं। और 12 से 50 में जाती है तो क्या कहते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अस्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है, रजोनी वृत्ति कहलाता है जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखिए लास्ट सवाल, ये देखिए आज का लास्ट सवाल है, आरआरबी स्टाफ नर्स में 2019 में पूछा गया सवाल था। पहला मासिक चक्र यौनारंभ से शुरू होता है, इसे क्या कहते हैं। जब 11 से 12 साल की उम्र में जब शुरू होता है तो उसे रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। हाँ जी, यानी दर्शन देता है फर्स्ट बार, जब फर्स्ट बार पीरियड आता है तो जिसे रजो दर्शन कहते हैं जी। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये देखो बीपीएससी 2020 में सवाल पूछा गया, बीपीएससी 2020 में सवाल पूछा गया, कह रहा है कि मासिक धर्म चक्र है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। अब बताओ ये क्या होता है, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है और यही टूट टूट कर क्या होती है जी, गर्भाशय की परत, गर्भाशय की परत के टूटने से योनि से क्या निकलता है जी,
रक्त का स्राव होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, ये देखो एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है 2019 में। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? जब जाइगोट का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, उस जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, और उस भ्रूण को क्या करा जी, उस भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने वाला वो हमारा क्या होता है, तो अपरा होता है। अपरा होता है, क्या होता है जी, अपरा। और अपरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, अपरा को हिंदी में क्या कहते हैं जी, इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि हमारे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। और यही हमारा क्या था, नहीं और सवाल है, एक और सवाल है, ये लास्ट सवाल है लगता है कि ये करे महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? आरआरबी में पूछा गया है जी, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? याद रखना, अच्छा सवाल है। महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? तो महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ट्यूबेक्टमी। और पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुष नसबंदी को कहते हैं जी, पुरुष नसबंदी को वासेक्टॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, ये सवाल बीपीएससी 2020 में पूछा गया। ये क्या कह रहा है, मासिक धर्म के कारण योनि से रक्त किस कारण, यार ये तो प्रीवियस ईयर सवाल 2 बार आ चुका है। ये लो ऐसे, अच्छा एक ही सवाल 2 बार आया है क्या, लगता तो हाँ वैसे सवाल 2 बार। चलिए, तो ये हमारे लास्ट सवाल थे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, मजा आया? तो यदि मजा आया होगा, सारे सवाल समझ में आए होंगे, ये सब कुछ समझ में आया होगा, तो एक तो लाइक बनता है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।